नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट मधुर छाबड़ा है और आज हम पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम समझेंगे कि क्या होती है नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। और दोस्तों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं एक जुडिशरी टीचर हूँ और हमारी जो है 15 एडवोकेट्स की एक कंसल्टेंट टीम है जो कि सिविल, क्रिमिनल, टैक्सेशन सारे तरह के मामलों को देखती है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमसे कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं नीचे मेरे दिए गए नंबर पर। चलो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है। पार्टनरशिप एक्ट हमारा सेक्शन 4 जो है वो कहता है कि पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन होता है बिटवीन द पर्सन जो कि क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि वो प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, प्रॉफिट ना कि लॉस। तो ऐसा कई एग्रीमेंट्स में हो सकता है कि कई पार्टनर्स कहते हैं कि हम बस खाली प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, हम कोई भी लॉस शेयर नहीं करेंगे। इस तरह की पार्टनरशिप भी हैं जो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बिजनेस होना चाहिए। एक बिजनेस जो है वो पक्का होना चाहिए कि अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपका एक बिजनेस भी होना चाहिए और वो सब के सब कैरी करते हो, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर होल। हो सकता है कि एक पर्सन एग्री कर रहा हो, एक पर्सन कैरी कर रहा हो, बाकी ना कैरी कर रहे हो, या फिर एक पर्सन स्लीपिंग पार्टनर हो, मतलब दुनिया के आगे वो पार्टनर ना हो पर असलियत में वो इन फर्म का पार्टनर हो। तो दोस्तों, किसी भी कंफ्यूजन में मत रहना। सबसे पहली बात तो ये है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर एक बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए। प्रॉफिट करने के लिए हम कोई बिजनेस करते हैं ना, तो इसलिए हमको प्रॉफिट जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी पार्टनरशिप में। और म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है दोस्तों कि सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को लायबल हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर ये एक बिजनेस करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम बिजनेस करते हैं तो अगर हमारे को म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, हम पार्टनर्स हैं और एक दूसरे को बाइंड ही नहीं कर सकते और हमारा ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो दोस्तों किस बात का पार्टनरशिप, किस बात की कोई बिजनेस। अब हम डिस्कस करें कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट होता है, सेक्शन 4 कहता है कि पार्टनरशिप तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब आपकी कोई एक एग्रीमेंट बनेगा। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट भी तब आता है जब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सबसे पहले आपको एक एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को बनाना चाहते हैं। पर इसमें कोई हमको फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये बात इतनी सी बस यही कहता है कि जो एग्रीमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो खाली एक राइटिंग में होना चाहिए या फिर ओरल होना चाहिए। ओरल और इन राइटिंग, ओरल और इन राइटिंग, किसी भी तरह का किसी भी फॉर्मेट में ये एक एग्रीमेंट हो सकता है कि कोई भी दो पार्टनर आपस में बात करके भी एक बना सकते हैं। अगर आपने राइटिंग में करा है तो उसका नाम एक पार्टनरशिप डीड होएगा, बस। और एक इसमें ये भी बात है कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं और अगर आप पार्टनर हैं तो आपको कोई भी कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कैपिटल नहीं लगानी तब भी सामने वाला अगर आपको ले रहा है पार्टनरशिप फर्म में तो आपको आने दिया जाएगा और कैपिटल की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। कैपिटल हो सकता है एक पार्टनर लगाए और बाकी का अपना स्किल लगाए। क्या पता एक सीए हो और एक साथ में एक सीए सीए और एक और पर्सन की है। सीए कहता है कि मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, या कोई एडवोकेट है साथ में, वो कहता है कि मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, तुम लगाओ अपना काम, तुम अपने पैसे लगाओ। ठीक है, सीए को 50% और एक पार्टनर को 50%, ऐसा हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 5 जो कि कहता है कि पार्टनरशिप जो है वो हमारी कैसे बनती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। जी हाँ, ये मैं तो आपको बता ही चुका हूँ, ना कि स्टेटस से। स्टेटस से हमारी क्या बनती है, स्टेटस से हमारी जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनती है, HUF जिसे हम कहते हैं। HUF अराइजेस फ्रॉम स्टेटस। स्टेटस का मतलब बाय बर्थ, ये एक क्रिएशन ऑफ लॉ है, ना कि हमारी पर्सनल कोई स्टैचू से बन रही है। तो बुद्धिस्ट बर्मिस फैमिली जो है और कोई उसमें हस्बैंड एंड वाइफ है और वो बिजनेस चला रहे हैं, तो देन ऑल्सो दोस्तों वो क्या है, वो एक स्टेटस से बन रहे हैं और ना कि कॉन्ट्रैक्ट से बन रहे हैं। और फिर है हमारे पास बिजनेस। बिजनेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म के लिए। साफ सीधी सी बात है कि अगर कोई बिजनेस ही नहीं होएगा
तो किस बात का हमको कोई पार्टनरशिप। बिजनेस में दोस्तों क्या आएगा, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। कोई भी तरह का ट्रेड होता है व्हेन वी बाय फ्रॉम समवन एंड सेल टू समवन। हम एक बीच के बंदे होते हैं, ना ही हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बस हम एक डील कर रहे हैं, उसे हम ट्रेड कहते हैं। ऑक्यूपेशन होता है किसी भी तरह का अन्य कोई बिजनेस जो कि ट्रेड नहीं होता। ऑक्यूपेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो कि अगर हम मान लो कोई सर्विस दे रहे हैं, हमारी कोई आटा चक्की की दुकान है, तो हम एक ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, हम लोगों से आटा लेते हैं, उसको पीस के देते हैं। अगर यही हम किसी और से आटा लेके आके दुकानदारों को बेच रहे होते, तो हम एक ट्रेड कर रहे होते। प्रोफेशन जो है हमारा, सिंपल सी बात है, एडवोकेट का, सीए का, कोई कई तरह के प्रोफेशन होते हैं, तो ये एक प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन, ट्रेड। नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है वो है कि क्या तरह कि हमको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होएगा। दोस्तों कोई भी कंडीशन नहीं है कि शेयरिंग प्रॉफिट कैसा होना चाहिए। अगर आपने चल 1 करोड़ रुपए भरे हो और सामने वाले ने 50 लाख भरे हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा पैसे लेके घर जा रहा हो, आपकी डीड ऐसी बनी हो। और पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा जरूरी तो है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपके एग्रीमेंट पर ही होएगा, उसके अलावा कोई भी तरह का जो है आप नहीं कर सकते। और अगर आप कुछ भी पैसे नहीं ले रहे हो प्रॉफिट्स में से, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जो हो कुछ भी प्रॉफिट कर ही नहीं रहे हो, तो आप किस कोई पार्टनर ही नहीं हो। अगर आपको पैसे ही नहीं मिल रहे प्रॉफिट में से, तो आप किस बात के पार्टनर हो, आप 1 रुपए के पार्टनर नहीं हो। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रॉफिट जो है उसका मतलब ही यही है टू पार्ट टू डिवाइड। प्रॉफिट आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हो। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि आपको बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो है हमने सेक्शन 4 में यूज कर रखा है। म्यूचुअल एजेंसी होती है कि आप जो हो सारे के सारे पर्सन जो हो आपस में एक प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, और प्लस आप एक दूसरे को बाइंडिंग नेचर होना चाहिए। आप दोनों, आप सारे के सारे पार्टनर जो हो आप एक दूसरे को बाइंड कर रहे हो और एक दूसरे के म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बैठे हुए हो। अगर आपकी गलती है तो आपको वो पर्सन लाइबल कर सकता है, उसकी गलती है तो आप उसको कर सकते हो। और अगर दो बाहर आपकी कोई गलती होगी, अगर बाहर आपने कोई गलती कर दी एक बंदे ने, तो पूरी फर्म लाइबल होगी। इसे हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, कि एक की गलती सबको लाइबल करेगी और एक का प्रॉफिट सबको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी बंटेगा, और अगर कोई गलती कर रहे हो तो भी बंटेगी। उसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये बस इतनी सी बात कहता है म्यूचुअल एजेंसी। और इसमें एक केस था बहुत ही फेमस, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। इसमें क्या हुआ था कि दो पार्टनर्स थे, उनकी एक ट्रेडिंग कंपनी थी आयरन मर्चेंट्स की। तो हुआ क्या था कि उनको बहुत ज्यादा उधारी हो गई थी और वो चुका नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उधार लेने वालों के साथ जो है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया कि अगर हम नहीं दे पाए तुम चला लो। और उन्होंने चलानी शुरू कर दी वो कंपनी, और उन्होंने तब तक चलानी थी जब तक ये पैसे उनको ना आ जाते। तो कोर्ट के पास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पहुंचा कि क्या क्या ये जो क्रेडिटर्स हैं, जो उधारी जिनसे ली हुई थी, क्या ये पार्टनर्स हैं। जी नहीं, ये पार्टनर्स बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है ये पार्टनर्स? बिकॉज इनका कोई भी लेना देना नहीं है प्रॉफिट से। ये बस आए थे अपनी उधारी चुकाने, अपनी उधारी के पैसे वापस लेने, और उसके बाद इन्होंने चले जाना था। तो आगे आगे इनको कोई लायबल नहीं कर सकता। लायबल तो हमारे वही होंगे जो कि इसके अंदर हमारे ओरिजिनल पार्टनर्स थे, जो कि ओरिजिनली फर्म को चला रहे थे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सेक्शन 6, जो कि कहता है कि मोड्स क्या होते हैं डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। मोड जो है हम देखेंगे कि कैसे बनेगा। वो बनता है कि रिलेशन बिटवीन द पार्टीज कैसे है, और उसको देखकर ही हम कहेंगे कि इंटेंशन क्या थी सबकी। हमको रियल इंटेंशन फाइंड करनी है सबकी, तब जाके हमें पता लगेगा कि मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ रियल पार्टनरशिप क्या है। एक रियल एग्रीमेंट जो है हमको वो देखना पड़ता है पार्टीज के बीच में, अगर हमको ये देखना है। और एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उनका है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न्स जो है वो आपको पार्टनर नहीं बनाता, जैसे कि उस केस में था। या फिर मान लो कि अगर कोई आप मैनेजर को रखते हो और उसे कहते हो कि 10% दूंगा मैं तेरे को, तू संभाल सारा का सारा, देन ही इज
नॉट ए पार्टनर, ही इज मेयरली एन मैनेजर, और वो एक ग्रॉस रिटर्न ले रहा है। या फिर आप अपने एक सीए को कहते हो कि तेरे को मैं 1% दूंगा प्रॉफिट का, ही इज नॉट ए पार्टनर, वो बस खाली क्या कर रहा है, वो आपकी एक ग्रॉस रिटर्न में से या फिर प्रॉफिट में से एक हिस्सा ले रहा है 1% का। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे कह देती हैं। या फिर आप बहुत सारे इसमें एग्जांपल हैं, एडवोकेट को आप रख लेते हो अपनी फर्म में, उसे कहते हो कि मेरे अकाउंट्स बना, मेरा सारी की सारी रिटर्न्स भर, वगैरह वगैरह, मैं तेरे को पैसे दूंगा। दैट इटसेल्फ डज नॉट मेक हिम अ पार्टनर, ही इज नॉट अ पार्टनर, ही इज मेयरली शेयरिंग योर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न। देन आपके पास आता है एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 6 की, जो कि कहता है कि अगर आपकी कोई भी जो प्रॉफिट है वो कंटिंजेंट है, अगर आपका कोई बिजनेस है और पेमेंट आपकी कंटिंजेंट है, तो वो आपको पार्टनर नहीं बनाता। ये आपको 4 इंस्टेंसेस ऐसे बताएगा जिससे आपके के सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर हो जाएंगे कि क्या आप पार्टनर हो या नहीं हो। वो है, सबसे पहला जो है वो आपको कहता है कि रिसिप्ट ऑफ अ शेयर और पेमेंट बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज्ड और अबाउट टू बी एंगेज इन अ बिजनेस। वो क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है, साफ सीधी सी बात है कि अगर आप कोई पार्टनर हो और अगर आप एक मनी लेंडर को, आपने पैसे ले रखे हैं उससे और वो उसको आप खाली पार्टनर बना, आपको कोई बिजनेस में एंगेज कर रहे हो कि बस तू शेयर ले लियो, कि तेरे को मैं इतने इतने पैसे दूंगा, मैंने तेरे से पैसे लिए हैं, या फिर जब तक मैं तेरी उधारी नहीं चुकाता तू मेरा बिजनेस चला ले। जैसे कि हमने उस केस में देखा था, किस केस में, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, और एक केस, और सेक्शन 6 बना भी उसी केस के ऊपर ही है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। तो ये कहता है कि ये आपको पार्टनर नहीं बना रहा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आप एक सर्वेंट और एजेंट हो और अगर आपको रेम्युनरेशन मिल रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 10% अगर आपको मैनेजर के तौर पर मिल रहा है रेम्युनरेशन, देन यू आर नॉट ए पार्टनर, यू आर ओनली एन सर्वेंट, यू आर ओनली अ मेयर सर्वेंट, और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको बस एक 10% मिल रहे हैं। और वो भी अगर आप लॉस के लिए भी लायबल नहीं हो, आप किसी बाहर वाली पार्टीज को भी लायबल नहीं हो, बस आप प्रॉफिट लेने के लिए लायबल हो। चाहे प्रॉफिट 10 रुपए का हो तो आपको 10% का 1 रुपया मिल जाएगा, या 10 करोड़ का हो तो आपको 1 करोड़ रुपए एज अ मैनेजर मिल जाएगा। बस। अगर आप एक विडो हो या चाइल्ड, कई बार क्या होता है कि हमारे जो पार्टनर हैं वो मर जाते हैं, और मौत तो सबको आनी ही है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर है और वो मर जाता है और आगे जाके उसकी बच्चे और विडो है और उनको पैसे आप दे रहे हो कि मर गया और उसको एक प्रॉफिट देते रहते हो, तो वो कोई पार्टनर नहीं है, वो बस खाली आपसे एक पैसे ले रहे हैं। उनका पार्टनर जो है वो खत्म हो गया था। कब खत्म हो गया था पार्टनरशिप? जब वो पार्टनर मर गया था। तो उसका कोई लेना देना नहीं है, बस उनको एक हिस्सा उनका मिल रहा है प्रॉफिट्स का, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और एक आता है कि अगर आप एक प्रीवियस ओनर हो और अपने आपने क्या करा है, गुडविल शेयर कर दी, उसको सेल कर दिया है, या फिर आप गुडविल का शेयर लेते हो, अगर आपकी फर्म का नाम बहुत अच्छा था और आपने सेल कर दिया है, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे कि मैं हर साल इसमें से अगर कोई गुडविल है वो लूंगा, देन यू आर नॉट ए पार्टनर, बस आप एक खाली गुडविल में से शेयर ले रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पार्टनर, पार्टनर फर्म और फर्म नेम। सेक्शन 4 जो है वो कहता है कि अगर आप एक पार्टनर हो तो क्या होएगा, आपको इंडिविजुअली, अगर आप एक बिजनेस फर्म में काम कर रहे हो, बहुत सारे बंदे, और उन्होंने एक एंटर करा है पार्टनरशिप के लिए, तो उनको इंडिविजुअल हम पर्सन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं पार्टनर्स। और कलेक्टिवली हम उनको क्या कहते हैं, फर्म। और हम उनको जो जिस नाम के तले वो काम कर रहे हैं, जैसे कि S&P कंपनी, इसको हम कहेंगे फर्म नेम। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारी फर्म नेम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या होएगा अगर आपको किसी पार्टनर को, फर्म को आपने स्यू करना है, तो आपको किस में जाना पड़ेगा, आपको ऑर्डर 30 में उसको स्यू करना पड़ेगा। और आप ऐसा कर भी सकते हैं, और आपको इनको सबको भी इकट्ठा स्यू करना पड़ेगा, जितने पार्टनर हैं वो सब लायबल होंगे अंडर द फर्म नेम। ये सबकी पूरी की पूरी लाइबिलिटी होगी अंडर द फर्म नेम। और क्योंकि पार्टनरशिप जो है उसकी कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं है फ्रॉम द फर्म, और एक कोई भी जुरिस्टिक पर्सनैलिटी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्ट ऑफ अ फर्म। एक्ट ऑफ अ फर्म क्या होता है? एक्ट में दोस्तों, एक्ट भी होता है और ओमिशन भी होता है। अब आप सोचोगे कि एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है। अगर आप कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो वो एक एक्ट है, और ओमिशन है अगर आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी और आपने वो काम नहीं किया,
तो आपकी वो एक ओमिशन है और आप उसके लायबल हो। ओमिशन का हम दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे सकते हैं कि मान लो अगर आप एक किसी के माँ बाप हो और आपकी क्या लीगल ड्यूटी बनती है अपने बच्चे को खाना खिलाना। अगर आप उसे खाना नहीं खिलाते तो आप लायबल हो। ये आपकी क्या है, ओमिशन है, क्योंकि आपकी वहां पे लीगल ड्यूटी थी। तो ऐसे ही एक एक्ट ऑफ अ फर्म एक ड्यूटी होती है। अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हो या ओमिशन कर रहे हो तो क्या होएगा, अगर उसमें से आपको कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर आपके खिलाफ जो राइट एनफोर्सेबल हो चुका है या फिर किसी फर्म के अगेंस्ट, तो वो सबके अगेंस्ट ही लायबल होएगा। एक्ट ऑफ अ फर्म जो है वो क्या होता है, सबके खिलाफ लगेगा। वो बाय ऑल द पार्टनर्स या बाय एनी पार्टनर्स और द एजेंट ऑफ द फर्म सच पर्सन एक्ट गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय लॉ और अगेंस्ट द फर्म। ये जो है एक्ट ऑफ अ फर्म, ये एक ओमिशन होता है या एक्ट होता है जो कि सब पार्टनर्स के द्वारा या किसी पार्टनर्स के द्वारा या किसी एजेंट के द्वारा किया गया हो और ये एक सबके खिलाफ जो है ये बनता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म क्या होगी? ड्यूरेशन दोस्तों होती है, ये कहता है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है वो इससे डील करता है। सेक्शन 7 कहता है हमारा, अगर हमारी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल है। पार्टनरशिप एट विल दोस्तों क्या होती है? ये एक ऐसी पार्टनरशिप एट विल होती है जिसमें कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। मौजा ही मौजा, जब आपको मन करे आप आओ, जब आपका मन करे आप जाओ। हाँ, आपकी एंट्री भी आपके मन से होगी और एग्जिट भी आपके मन से होगी। आपको इस पार्टनरशिप एट विल में कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो पार्टनरशिप एट विल कहता है कि ये आपकी अपने मन पर है और जो पार्टनरशिप एट फर्म है ये एक इजीली डिसोल्यूबल होती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है कि सेक्शन 32 जो कहता है कि इसमें आप कैसे रिटायर होंगे। आप नोटिस दे दो किसी भी को पार्टनर्स को, सारे के सारे को पार्टनर्स को, और आप जिस दिन आपने नोटिस दे दिया आप उस दिन जो हो रिटायर हो जाओगे। और अगर आपका नोटिस कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस सबको हो गया तो आप रिटायर हो जाओगे। नहीं तो जिस दिन आपकी इंटेंशन है रिटायर होने की वो आप डेट लिख दो अपने उसमें एक्ट में, उस नोटिस में, और आप रिटायरमेंट हो चुके हो। 43 कहता है कि जो फर्म एट विल है वो किसी भी टाइम जो है वो डिसॉल्व हो सकती है जब उसका मन करे नोटिस देकर। फिर हमारे पास आता है कि सरकमस्टांसिस क्या होंगे जब कोई पार्टनरशिप जो है वो विल पर हो, पर वो एक मतलब कि कोई ऐसी पार्टनरशिप जब आप उसको पार्टनरशिप एट विल नहीं मानते हो। ऐसी हमारी दोस्तों दो सरकमस्टांसिस हैं जब आप अपनी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल नहीं मानते हो। साफ सीधी सी बात है, अगर उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, अगर उसमें कोई ड्यूरेशन है तो क्या है? ड्यूरेशन का मतलब दोस्तों होता है कि अगर हमने मान लो कि हमने टाइम लिमिट बांध रखा है कि हम 10 साल के लिए पार्टनर रहेंगे, तो वो एक पार्टनरशिप एट विल है नहीं है, क्योंकि उसमें एक टाइम पीरियड है। यही अगर आप दोस्तों कहो कि हम जो है जब मन करा हम जब बनाएंगे, जब मन करा हम तोड़ देंगे, तो वो एक पार्टनरशिप की ड्यूरेशन बांध दी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिटर्मिनेशन कैसे होगी। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन का दोस्तों मतलब ये है कि अगर मान लो मैं और मेरे पार्टनर हैं, हम खाली एक ही पर्पस के लिए बने हैं पार्टनर की, हम जी एक तो क्या करेंगे, एक सड़क बनाएंगे। अगर जैसे ही हमने सड़क बना ली तो वो एक उसकी डिटर्मिनेशन थी, डिटरमाइंड थी वो, कि वो खाली पानी सड़क बनाने के लिए, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। तो ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन अगर किसी की दी हुई है देन दोस्तों क्या होएगा, वो एक पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी अगर ऐसा दिया हुआ है। और एक आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सेक्शन 8 जिसे कहता है कि अगर आप कोई पार्टनर है और अगर आप कोई पर्टिकुलर एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग के लिए बने हैं, अगर आप कोई भी मान लो दोस्तों कोई घर बनाने के लिए, आप दुकान बनाने के लिए पार्टनरशिप बने हैं, किसी ने आपको कहा कि आप दुकान बनाओ तुम दोनों मिलके मेरी घर बना दो, तो आप खाली उसी टाइम के लिए उस पर्पस के लिए पार्टनरशिप है, उससे ज्यादा आपकी पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। इसलिए आप जो हो उसमें पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आओगे, ना कि पार्टनरशिप एट विल में। तो एक आता है हमारे पास केस गेरुलाल परेख वर्सेस महादेव दास, जिसमें कहा गया था कि दो पर्सन जो थे उन्होंने पार्टनरशिप करी कि हम क्या करेंगे, हम कोई वेजरिंग ट्रांजैक्शन के लिए एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो एक वैलिड पार्टनरशिप होगी, वैलिड पार्टनरशिप, क्योंकि आप एक खाली पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए जो है पार्टनर बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली में दोस्तों बहुत सारे डिफरेंस हैं, जो कि हैं कि अगर आप, सबसे पहली बात तो क्या है
कि ये जो है हिंदू लॉ से डिटरमाइंड है, जॉइंट हिंदू फैमिली। और पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एक्ट लगता है, और ये एक स्टेटस से होता है, ये आप एक ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है कि आप एक लॉ से बन रहे हैं। एक स्टेटस होता है पार्टनरशिप, जो कि मैंने सेक्शन 5 में भी आप दोस्तों आपको बताया था कि ये एक स्टेटस से बनती है और ऑपरेशन ऑफ लॉ बनता है, जबकि ये खाली कॉन्ट्रैक्ट से बनती है पार्टनरशिप। और इसमें क्या है, इसमें एक कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे 100-200 जितने मर्जी फैमिली हो, पर इसमें एक लिमिट है 10 की बैंकिंग के लिए और 20 की किसी और पार्टनरशिप के लिए लिमिट है। अगर इससे ऊपर होता है तो वो हम उसको कंपनी में मान लेते हैं। और नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, सारी की सारी पावर जो है किसके पास है? कर्ता के पास है। यहाँ पर क्या है कि सबके पास इक्वल पावर्स होती हैं, चाहे कोई छोटा पार्टनर हो बड़ा पार्टनर हो, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री, सबके पास बराबर पावर है और सब एक दूसरे को बाइंड करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है पार्टनरशिप का, और वो एक डेप्थ सारे के सारे काम धाम जो है करता ही देखता है बाहर से। अब यहाँ पे अगर आपको पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर बनना है तो आपको सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, मर्जी लेनी पड़ेगी। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू जॉइंट फैमिली में आपको कोई भी किसी से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप उस में पैदा हो गए हो उस घर में, तो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली के आप मेंबर बन चुके हो। और इसमें क्या है, सारे के सारे पार्टनर की इक्वल लाइबिलिटी है। जॉइंट सेवरल एंड अनलिमिटेड, जॉइंट सेवरल एंड अनलिमिटेड। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब होता है कि आपकी सबकी इकट्ठी भी लाइबिलिटी है और अकेली भी लाइबिलिटी है। सपोज दोस्तों आपका 10,000 रुपए जो है आपको भरने हैं पार्टनरशिप को, और होता क्या है कि एक पार्टनर नहीं भर पाता, और तो क्या होगा, दूसरे पार्टनर को पूरे के पूरे 10,000 भरने पड़ेंगे। इसे हम कहते हैं सेवरल लाइबिलिटी, ये आपकी अकेली है। और नेक्स्ट हम, और अगर जॉइंट कहता हूं तो 5-5 हजार रुपए दोनों को भरने पड़ेंगे। और अनलिमिटेड का मतलब क्या है, यदि आपकी लाख रुपए की आपकी जो थी नुकसान हो गया है और आपके फर्म में जो 50,000 रुपए के एसेट हैं, तो 50,000 दोस्तों आपकी घर की सारे पार्टनर को घर से लाके देने पड़ेंगे। उनके घर बिक जाएगा, अगर उनके पास पैसे नहीं है उनको अपने घर से ही पैसे देने पड़ेंगे सारे के सारे। उसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पर यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खाली कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और बाकियों की नहीं है। फिर हमारे पास अगला है कि हर पार्टनर अपना एक सेपरेट शेयर जो है प्रॉफिट में क्लेम कर सकता है। हर पार्टनर जो है अपना सेपरेट शेयर जो है प्रॉफिट में क्लेम कर सकता है। पर जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है खाली को पार्टनर्स अपना शेयर मांग सकते हैं, और बाकी मांगने का हक किसी और को नहीं है, सारे के सारे पार्टनर्स को नहीं होता है मांगने का हक। फिर हमारा नेक्स्ट है कि जो पार्टनरशिप है वो कैसे डिसॉल्व होगी, वो होती है डेथ से डिसॉल्व। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है। पर वैसे डेथ से जो है, या इंसॉल्वेंसी से, बहुत सारे तरीकों से जो हमारी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है। पर यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसमें आपकी कोई भी जो लाइबिलिटी है वो डिसॉल्व नहीं होती। चाहे को पार्टनर की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो पार्टनरशिप में जो जॉइंट हिंदू फैमिली में कभी भी लाइबिलिटी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आगे ऐसे ही वीडियोस ताकि बनाता रहूं। और यदि आपको कोई भी लीगल हेल्प की जरूरत हो या फिर आपको जुडिशरी कोचिंग की जरूरत हो, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेज हमारे पास दोनों ही अवेलेबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया गया हुआ है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।